नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस नए क्लास में। और मैं आपको बता दूं कि ये हमारे पॉलिटी का दूसरा क्लास है। इससे पहले मैं आपके लिए एक क्लास पॉलिटी का ले चुका हूं जो मेरा पहला क्लास था और बहुत सारे लोगों ने प्यार भी दिया उस वीडियो पर। मतलब मेरे लायक तो अच्छा ही है प्यार, अच्छा आपने किया। लेकिन एक थोड़ी सी गलती आप लोग करते हो कि कमेंट नहीं करते हो। आप लोगों ने व्यू दिया कुछ हद तक, लेकिन आपने उस पर कमेंट नहीं किया। आप कमेंट नहीं करोगे तो हम कैसे पता कर पाएंगे कि हमारी क्लासेस को आप कितना लाइक कर रहे हैं, कितना आप पसंद कर रहे हैं, है ना। तो कम से कम लाइक कर दिया करो और कमेंट में ज़रूर लिखा करो कि आप क्या चाहते हैं और क्या इसमें सुधार होनी चाहिए हमारी क्लासेस में। ये भी थोड़ा सा आप अपना एडवाइस दे सकते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारा दूसरा क्लास है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये हमारा दूसरा पॉलिटी का क्लास है। थंबनेल में यही आपको यूट्यूब पर दिखा होगा। तो चलिए हम बिना देर के हुए आज जो हम टॉपिक्स लेकर आए हैं, यानी कि जो हमारा अगला अनुक्रम जो था पढ़ने का, उसमें हम प्रस्तावना को क्लियर करने वाले थे, अर्थात जिसको हम अंग्रेजी में प्रियम्बल कहते हैं। तो मेरे दोस्तों बिना वक्त गवाए चलिए इस प्रियम्बल वाले टॉपिक को क्लियर करते हैं। देखिए दोस्तों, प्रियम्बल को ना मतलब हिंदी में एक और नाम से जाना जाता है। ये तो मैं यहाँ पर आपको दिखाई दिया हूँ कि यहाँ पर एक प्रस्तावना नाम है और इसका एक और नाम है जिसको हम लोग उद्देशिका बोलते हैं, जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, है ना। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं आपको बोल दे रहा हूँ। अगर आप जूम करके थोड़ा दिखाता हूँ आपको, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये ऑफिशियल नेम है उद्देशिका। इसका उद्देशिका नाम क्यों पड़ा, ये थोड़ा सा आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे, बने थे, जो पहला आम चुनाव हुआ था 51-52 का, तो वो प्रथम भारत के प्रधानमंत्री बने थे। तो उन्होंने एक अंतरिम सरकार बनी थी पहले, है ना। तो अंतरिम सरकार में संविधान सभा थी। संविधान सभा ही संसद के आगे चलकर सदस्य बनते हैं, है ना। तो आपको बता दें कि उस संविधान सभा के समक्ष हमारे देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था 13 दिसंबर 1946 को, और उसे औपचारिक रूप से 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया था। तो उस उद्देश्य प्रस्ताव में यही बातें लिखी गई थी। इसमें कुछ और एडिट भी किया गया है, आपको मैं आगे चलकर बताऊंगा कि इसमें संशोधन भी किया गया था ना उद्देशिका में। तो इस उद्देशिका का नाम उद्देशिका इसलिए पड़ा क्योंकि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे वो उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आए थे 13 दिसंबर 1946 को, और वो बातें इसी चीज पर थी कि संविधान का एक संक्षिप्त क्या होना चाहिए, विवरण तैयार होना चाहिए, और वो तैयार यही किए थे, है ना। इसीलिए इस पर बहुत सारे लोग अलग अलग अपना मत भी रखते हैं, है ना। इसका महत्व बताते हैं कि इसे जन्मपत्री भी कहा जाता है। के मुंशी कहते हैं कि जो प्रस्तावना है वो संविधान की जन्मपत्री है ना। तो ऐसी बातें आपको आगे भी चलकर मिलेंगी। तो चलिए हम बिना वक्त गवाए आपको ये बताते हैं कि प्रस्तावना है क्या आखिर, जबकि मैंने आपको एक संक्षिप्त जानकारी दे दिया है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रस्तावना से तात्पर्य संविधान की भूमिका से है। बिल्कुल, संविधान का एक संक्षिप्त रूप कह सकते हैं। संविधान में जो हम चीजें पढ़ते हैं, अगर हम प्रियम्बल पढ़ ले तो हम समझ सकते हैं कि उस संविधान का क्या उद्देश्य है, उस संविधान की क्या आदर्श है। हम अपनी संविधान की बात कर रहे हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, और उसकी शासन प्रणाली क्या है, भारत में शासन प्रणाली क्या है और उसका स्वरूप क्या है, और संविधान के लागू होने की तिथि भी मालूम पड़ती है, जो आपको मैं बताऊंगा अभी। एक एक शब्द का मतलब भी बताने वाला हूं। तो दोस्तों अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ें और आपको दिखाएं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो इतनी भी हमारी क्लासेस होगी ना, वो हमारी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में चली जाएंगे, ठीक है। आप प्लेलिस्ट में जाकर आराम से आप देख सकते हैं। ये मेरी दूसरी क्लास है, तो इससे पहले एक क्लास और आ चुकी है। आप वो प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर लेंगे तो वहां पर आपको वो दूसरी क्लासेस आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए दोस्तों थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं एक ओरिजिनल कॉपी हम अपनी उद्देशिका का, ठीक है, जो भारतीय संविधान के उद्देशिका है ना उसका। अगर आपको दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम पढ़ेंगे तो आप थोड़ा सा सुनने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि हमारे पास अभी थोड़ा सा इस तरीके का ही प्लेटफॉर्म है कि हम अच्छे तरीके से बैकग्राउंड बोर्ड मेरे पास अभी नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से ही आपको क्लासेस प्रोवाइड कर पा रहा हूँ। उसके लिए मैं मतलब आप थोड़ा सा कवर कर लीजिएगा, है ना। तो यहाँ पर आप शब्द नहीं दिख रहा है तो आप थोड़ा सा मेरे शब्दों को अगर आप सुनिएगा ना अच्छे तरीके से, तो आपको ये सारी चीजें दिख जाएंगी। तो मैं एक बार आपको पढ़ देता हूँ उद्देशिका। आपको एक एक शब्द तो आगे बताएंगे ही, एक बार कम से कम याद होना चाहिए, तो एक बार पढ़ देते हैं एक एक शब्द, ठीक है। और इसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये आपको याद भी कर लेना है। आपका एक होमवर्क है मेरे दोस्तों कि आपको याद करना है ना, क्योंकि अगर याद रहेगा तो आप तभी तो इसके मतलब को समझ पाएंगे। पहले तो याद कर लेना कि क्या क्या सीक्वेंस में है, क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम, यानी कि हम से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि यहाँ पर हम ही हमें बता दे रहा है कि भैया यहाँ पर जनता क्या है, मतलब बड़ा है ना। जनता क्या है, प्रतिनिधित्व करेगी इस देश में। शासन की प्रणाली यहाँ से हमसे ही शुरू हो रही है, इसलिए बोल रहा है हम और भारत के लोग, है ना। भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली मंडूता बनाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एकत्र द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रीत करते हैं। ये हमारे देश की उद्देशिका है, जो हम लोग पता है ये सब हम जब स्कूल में पढ़ते थे ना, तो उस स्कूल में भी इस तरीके के मतलब प्रे में इस सिस्टम को लागू किया गया था कि उद्देशिका भी बोला जाए। तो उस समय हमें पता नहीं होता था कि क्या है समाजवादी, क्या है पंथनिरपेक्ष, ये सब नहीं समझ में आता था। तो आगे जब हमने पढ़ा, खास करके हमने जब 12th क्लास में आए ना, तब हमें ये सब सारे शब्दों का मतलब समझ में आया था, क्योंकि हम उसी समय से यूपीएससी के बारे में सोचना शुरू किए थे, तो ये सब हम पढ़े थे। नहीं तो उससे पहले हमें ये सब का बारे में पता ही नहीं था। मतलब ये पता चलता है कि हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल है, अच्छे से कोई टीचर हमें बताते ही नहीं थे। लेकिन आज देखिए प्लेटफॉर्म कितना लार्ज हो चुका है, कितने अच्छे तरीके से ओपन माइंडेड यहाँ पर लोग आते हैं यूट्यूब पर और बहुत अच्छे अच्छे तरीके से चीज़ों को बताते हैं। तो एक एक शब्द का मतलब हम आपको बताने वाले हैं आज के इस वीडियो में, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इतना आपको तो करना ही पड़ेगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। पहले तो उद्देशिका का एक संक्षिप्त जानकारी जो मैंने स्टार्टिंग में भी आपको दिया था, वही बात यहाँ पर लिखी हुई है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया और इसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया, है ना। तो उद्देश्य प्रस्ताव से उद्देशिका रखा गया, लेकिन इसका वास्तविक नाम प्रस्तावना भी है, ठीक है। यद्यपि उद्देश्य प्रस्ताव से निकलने के कारण इसका नाम उद्देशिका रखा गया। अब देखिए यहाँ पर आपको 3 प्रश्नों का उत्तर देना है और ये उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। वो 3 प्रश्न कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर आपको पहला प्रश्न दिख रहा है कि प्रस्तावना किस व्यक्ति की देन है ना। और दूसरा है कि प्रस्तावना किस देश से लिया गया है, और तीसरा है कि प्रस्तावना की भाषा, विषय वस्तु किस देश से ली गई है। यानी कि आपको 3 प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। तो अब एकदम बिल्कुल आपको नहीं एकदम मतलब सोचना है, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना ही है तीनों प्रश्नों का उत्तर, चाहे आप जहां से लिखें, है ना। मैं उम्मीद करूंगा कि इतना तो पता ही होना चाहिए, बिल्कुल फैक्ट बेस है, ये समझने वाली नहीं है। आपको याद ही करना पड़ेगा कि प्रस्तावना किस व्यक्ति की देन है, जो मैं आपको ऊपर बता भी दिया हूँ। आप अगर आप ध्यान से और सीरियस से हमारी बातों को सुन रहे हैं तो इस प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं। दूसरा प्रश्न थोड़ा सा आपको दिमाग लगाकर पता करना पड़ेगा कहीं ना कहीं से, और तीसरा प्रश्न का उत्तर भी आपको पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 3 प्रश्न का उत्तर आप दीजिएगा, नहीं तो हम इस वीडियो के लास्ट में ये तीनों प्रश्न का उत्तर आपको दे दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब आगे बढ़ते हैं और प्रस्तावना की मुख्य बातों पर ध्यान देते हैं कि एक्चुअली प्रस्तावना किन किन बातों से मिलकर बना है, उन पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर प्रस्तावना की 3 बातें जो है ना मूलभूत, वो आपको दिख रही होंगी, है ना। तो वो मैं आपको थोड़ा सा मतलब कलर से करके दिखाता हूँ। ये आपको दिख रही है। पहला नंबर पर शासन शक्ति का स्रोत क्या है, दूसरे नंबर पर शासन शक्ति का स्वरूप क्या है, और तीसरे नंबर पर शासन शक्ति का उद्देश्य क्या है। मेरी बातों को आप समझे क्या यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर यह लिखा गया है कि जो प्रस्तावना है और जो मैंने ऊपर आपको पढ़ा, उस प्रस्तावना की क्या उद्देश्य है वो हम आपको बताएंगे, उसका क्या स्वरूप है वो मैं आपको बताऊंगा, और उसका क्या शक्ति का स्रोत है वो मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो ये तीनों चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी और वो शब्दों से ही हमें पता लगेगा, है ना। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है पहला है जनता, यानी कह रहा है कि शासन शक्ति का स्रोत जनता है। मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपने जब प्रस्तावना पढ़ा तो हमसे शुरू किया और वहां पे आपने एक शब्द के बारे में पढ़ा, लोकतंत्र, है ना। तो लोकतंत्र हमारे देश में जो पाया जाता है वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। कैसा लोकतंत्र पाया जाता है हमारे देश में? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र हमारे देश में जो है ना दोस्तों, उसका मतलब होता है कि जनता डायरेक्ट शासन नहीं करती है। डायरेक्ट कहने का मतलब प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती है, अप्रत्यक्ष रूप से करती है। यानी कि जनता के प्रतिनिधि होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर लोकसभा का चुनाव हो रहा है तो हम सांसद हमारे क्षेत्र से खड़ा होते हैं और वो सांसद कहाँ जाते हैं, लोकसभा में जाते हैं और वो हमारा प्रतिनिधि होते हैं और उस तरीके से वो कानून वहाँ पर बनाते हैं, है ना, विधायिका के रूप में। और वो कानून, हम ये सब सारी जानकारी आपको पहले क्लास में दे चुके हैं कि विधायिका क्या होता है, कार्यपालिका क्या होता है ना, न्यायपालिका क्या होता है। ये सब सारी जानकारी हम उधर दे दिए जो शासन के 3 अंग थे। तो दोस्तों हमारे देश में अप्रत्यक्ष रूप से शासन चलता है, लेकिन जनता ही प्रतिनिधित्व करती है, जनता ही क्या करती है, मालिक है हमारे देश में। यही है लोकतंत्र की एक खूबसूरती हमारे देश में पाई जाती है। तो यहाँ पर जनता क्या हो गई, शासन शक्ति का स्रोत हो गया, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि शासन शक्ति का स्रोत तो यहाँ पर जनता हो गए, और यहाँ पर जो शासन शक्ति का स्वरूप है
वो आपको संपूर्ण प्रभु संपन्न वाले शब्द में देखने को मिलेगा, समाजवादी शब्द में देखने को मिलेगा, पंथ निरपेक्ष शब्द में देखने को मिलेगा, लोकतांत्रिक और गणराज्य शब्दों में देखने को मिलेगा। अब संपूर्ण प्रभु संपन्न कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई देश अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय ले सके। समाजवादी कहने का मतलब कि समाज की अधिक महत्वपूर्ण होनी चाहिए भूमिका, है ना। पंथ निरपेक्ष कहने का मतलब कि जो देश है, जो राष्ट्र है, जो राज्य है, उसका कोई अपना धर्म नहीं होना चाहिए, है ना। वो सबको क्या करे, बराबरी आंखों से देखे, एक ही नयन से देखे, किसी तरीके का भेदभाव ना हो, तो उसे पंथ निरपेक्ष कहा जाता है। और लोकतंत्र कहने का मतलब होता है जनता का शासन, है ना। और गणराज्य कहने का मतलब होता है कि कोई भी वंशानुगत शासन नहीं होगा, बिल्कुल जनता के प्रतिनिधि या डायरेक्ट जनता ही करे, तो उसमें क्या होगा, गणराज्य उसे कहा जाएगा, ठीक है। अब यहां पर आता है शासन शक्ति का उद्देश्य क्या है। तो शासन शक्ति का उद्देश्य आपको न्याय वाले शब्द में देखने को मिलेगा। प्रस्तावना में भी बोले थे न्याय, तो न्याय आपको देखने को मिलेगा। प्रस्तावना जब बोले तो आप इस तरीके से बोले थे ना, हम भारत के लोग भारत के एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, है ना, इस तरीके से आपने बोला था। उसी के अनुक्रम में आगे आपने न्याय बोला था, स्वतंत्रता बोली थी, है ना, समानता बोला था, व्यक्ति की गरिमा और एकता, अखंडता, है ना, बंधुता, ये सब शब्द आपने बोले थे। तो ये सब शब्द जो हैं वो उद्देश्य हैं, यानी कि हम स्रोत लेना चाह रहे हैं जनता से, यानी जनता क्या करेगी, संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी और समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के साथ अपने देश में अपने शासन के शक्ति का इस्तेमाल करते हुए न्याय प्राप्त करने की कोशिश करेगी, है ना, समानता प्राप्त करने की कोशिश करेगी, है ना, स्वतंत्रता प्राप्त करने की कोशिश करेगी, व्यक्ति की गरिमा पर ध्यान देगी। और ये क्या है मेरे दोस्तों, यही प्रस्तावना की मुख्य बातें हैं जो मैंने आपको तीन सवाल उठाकर, तीन प्रश्नों को दिखाकर आपको मैंने इसका उत्तर देने की कोशिश की है ना। ये तीन प्रश्न आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। पहला कि शासन शक्ति का स्रोत क्या है, शासन शक्ति का स्वरूप क्या है और शासन शक्ति का उद्देश्य क्या है, और ये आपको इस तरीके से मैंने बताया। ये बहुत अच्छा तरीका है, मैंने ये खुद यूज किया है स्क्रिप्ट में ताकि आपको अच्छे तरीके से समझा पाए। अब लैंग्वेज में लिख देते हैं ना पैराग्राफ में, तो वो चीज़ें पढ़कर आपको बतानी पड़ती है। यहाँ पर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया, सारे शब्दों को लिख दिया, एक एक करके समझा दिया। तो ये एक अच्छा स्ट्रैटेजी है और आई होप दैट कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आप लोग कमेंट में लिख दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं, ठीक है। इतना करिए दोस्तों आप लोग हमारे लिए। अब देखिए यहाँ पर जो ऊपर मैंने बताया वही बातें हैं कि शासन शक्ति का स्रोत कौन है, जनता है। और जनता है तो जनता में लोक प्रभुता है ना। और बहुत सारे लोग, अभी लोक प्रभुता के बारे में आपको बताने वाला हूं। लोक प्रभुता कहने का मतलब होता है जनता ही प्रभु है ना। लोक प्रभुता कहने का मतलब जनता ही प्रभु है। और हमारे जो मेरे दोस्तों मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, हमारा जो प्रस्तावना हमारे देश की है उसमें ये बहुत अच्छे तरीके से पता चलता है कि जनता ही क्या है मेरे दोस्तों, बड़ा है हमारे देश में। देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब आगे लिखा हुआ है कि लोक प्रभुता का क्या अर्थ है। देखिए दोस्तों, लोक प्रभुता है ना, वो फ्रांस के एक विचारक रहे हैं, रूसो। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि फ्रांस के विचारक है रूसो। बहुत सारे के दिमाग में ऐसा होता है ना कि रूसो जो है वो रूस के विचारक है, लेकिन ऐसा नहीं है। विचारक जो है रूसो वो क्या है, फ्रांस से। किसी के नाम से आप किसी कंट्री का आप मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं निकाल सकते, है ना। वैसा कॉन्टैक्ट नहीं होता है। संपर्क अगर आपको निकालना है तो नाम से मत निकालिए, उसका जो वास्तविक है ना उस चीज़ से निकाला जाना चाहिए। तो रूसो रूस का नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। रूसो कहाँ का है, फ्रांस का है, ठीक है। तो जो ये लोक प्रभुता है ये फ्रांस के एक विचारक रूसो की देन है, जिसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है मेरे दोस्तों, किसका, रूसो का, जिसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने लिखा है वॉक्स पॉपुली वॉक्स गॉड। अब ये जो वॉक्स पॉपुली वॉक्स गॉड है ये अंग्रेजी लैंग्वेज नहीं है ना, इसको इंग्लिश लैंग्वेज मत कहिएगा, ये फ्रेंच लैंग्वेज है। इन्होंने फ्रेंच में लिखा है वॉक्स पॉपुली वॉक्स गॉड, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाली पुस्तक में इन्होंने लिखा है, ये फ्रेंच में है। इसका जो अंग्रेजी अनुवाद हुआ ना वो वॉइस ऑफ पीपल इज वॉइस ऑफ गॉड, है ना। इसका मतलब हुआ कि यही जनता की वाणी ईश्वर की वाणी है ना। यानी इसका जो अर्थ हुआ, यानी कि जनता की वाणी ईश्वर की वाणी है, इसका अर्थ हुआ। अब थोड़ा सा मैं फिर से अच्छे तरह समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, लोक प्रभुता फ्रांस विचारक रूसो की देन है ना, ये आपको पता चल गया। प्रसिद्ध पुस्तक उनकी थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसमें उन्होंने लिखा है, उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा वॉक्स पॉपुली वॉक्स गॉड, ओके। उसका अंग्रेजी जो अनुवाद होता है वो वॉइस ऑफ पीपल इज वॉइस ऑफ गॉड होता है, यानी कि जनता वाणी या जनता की वाणी ईश्वर की वाणी है ना। इसका अर्थ यही होता है। तो मेरे दोस्तों, लोक प्रभुता कहने का मतलब जनता प्रभु, जनता की वाणी ईश्वर की वाणी है, और कुछ भी नहीं दोस्तों, ठीक है। आई होप दैट आप समझ गए होंगे। आगे बढ़े। अब देखिए दोस्तों, आगे अगर हम बढ़ते हैं तो आगे है कि प्रस्तावना में प्रत्यक्ष
लोक प्रभुता शब्द नहीं पाया जाता है। आपने प्रस्तावना पढ़ा और आपको बहुत अच्छे तरीके से दिखा होगा कि कहीं पर भी लोक प्रभुता हमने नहीं पढ़ा। लेकिन मेरे दोस्तों, लोक प्रभुता का विचार मौजूद है, बस आपको समझने की जरूरत है और उसको ढूंढने की जरूरत है। प्रस्तावना का शुरुआत हम और भारत के लोक से होता है ना, सबसे होती है, और इसका अंत अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रीत करते शब्दों से होता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि शासन शक्ति का स्रोत जनता के अर्थात भारत में लोक प्रभुता है। परंतु केसी वेयर एक ऐसे लौते व्यक्ति हैं जिन्होंने जो कहते हैं कि भारत के संविधान में लोक प्रभुता एक भ्रम है। देखिए दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से यहां समझाता हूं आपको। क्या हुआ कि मैं आपको बताया कि लोक प्रभुता आपको प्रस्तावना में देखने को नहीं मिलता है। क्या ये सही है? ये मैंने गलत शब्द बोल दिया। मैं ये बोल सकता हूं कि लोक प्रभुता शब्द नहीं मिलता है, लेकिन लोक प्रभुता का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो आपको मिलता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों, आप जब शुरू करते हैं तो हम और भारत के लोग से करते हैं, है ना। तो हम और भारत के लोग कहने का मतलब क्या हुआ? जनता प्रभु ना, और जनता प्रभु यानी कि लोक प्रभुता, यानी कि लोक प्रभुता कहीं ना कहीं है। लेकिन दोस्तों, एक लौते ऐसे आलोचक हैं केसी वेयर, वो केसी वेयर कहते हैं कि जो भारतीय संविधान में है वो लोक प्रभुता एक भ्रम है, यानी कि लोक प्रभुता नहीं है। और इनका क्या मत है? ये कहते हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि इनका मत यह है कि जो संविधान सभा के सदस्य थे ना, उनका चुनाव जो है वो जनता नहीं की थी, है ना। और ये बात बिल्कुल सही है। संविधान सभा का चुनाव, संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे उनका जनता ने चुनाव नहीं किया था, और इस आधार पर वो कहते हैं कि जनता ने जब चुना नहीं तो उसके द्वारा बनी जो संविधान सभा थी वो कैसे जनता के पक्ष में सारा संविधान बनाएगी। और जब संविधान जनता के पक्ष में नहीं बनेगा तो फिर वो लोक प्रभुता कैसे होगा, है ना, प्रभु कैसे जनता हो जाएगी। और वो कौन कहते हैं? केसी वेयर कहते हैं। लेकिन दोस्तों, ये बिल्कुल इसको खारिज कर दीजिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब 51-52 का आम चुनाव होता है तो उसमें कांग्रेस बहुत बड़ी मात्रा से जीतती है, बड़ी भारी बहुमत से जीतती है, और वो बताती है कि कांग्रेस के जितने भी नेता थे वो संविधान सभा के सदस्य ही थे। तो फिर पसंद तो भैया जनता ने संविधान सभा के सदस्यों को किया ना 51-52 में। तो इस आधार पर हम कहेंगे कि केसी वेयर का जो मत है वो बिल्कुल पूर्णतः स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आगे चलकर जनता ने प्रूफ करवा दिया, सिद्ध कर दिया कि उनकी जो प्रतिनिधि के रूप में जो कार्य कर रहे थे संविधान सभा, वो उनके ही क्या थे? प्रतिनिधि थे, और प्रतिनिधि एक लोकतांत्रिक प्रतिनिधि के रूप में थे, है ना। अब यहाँ पर एक प्रश्न है, आपको ये बनाना है प्रश्न, ठीक है। मैं आपको ये होमवर्क में दे रहा हूँ, ये प्रश्न आप लिखिएगा, अपने अच्छे तरीके से लिखिएगा। और ये प्रश्न ये है कि भारत के संविधान में लोक प्रभुता एक भ्रम है, टिप्पणी कीजिए, है ना। और वही जो मैंने आपको बताया वैसे ही लिखना है। पहले जो केसी वेयर ने कहा है वो बातों को लिख देना है पहले पैराग्राफ में, भूमिका में, और उसके बाद लिखना है कि लेकिन केसी वेयर के मत को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। और आप तर्क देना कि 51-52 के जो आम चुनाव हुआ था उसमें जनता ने उसे बताया और मतलब कि प्रूफ करवा दिया, सिद्ध करवा दिया, है ना। इस तरीके से आप बोलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला है हमारा संपूर्ण प्रभु संपन्न, है ना। इस शब्द को आपको समझाते हैं जो प्रस्तावना का था। अब बड़े बड़े शब्दों को आप समझाने की कोशिश करेंगे। अब प्रस्तावना के एक शब्द आपके सामने आएगा, ठीक है। तो प्रस्तावना का सबसे पहला हम शब्द को बताने वाले हैं, जिसका है संपूर्ण प्रभु संपन्न क्या होता है। देखिए दोस्तों, संपूर्ण प्रभु संपन्न से तात्पर्य एक ऐसे देश से है जो अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति रखता है। बिल्कुल मेरे दोस्तों, आंतरिक और बाह्य मामलों में हमारे देश में क्या हो रहा है, कोई दूसरे देश का लोग इस पर टिप्पणी नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कि हमारे देश में आंदोलन हो रहे हैं, तो उस आंदोलन को लेकर दूसरा देश का कोई भी व्यक्ति या दूसरे देश का कोई भी लीडर उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता। ये हमारा आंतरिक मामला है, हम उसे सॉल्व करेंगे, है ना। ये होता है आंतरिक और बाह्य मामले, है ना। बाह्य मामले कोई युद्ध वाली घटना है तो उस पर भी कोई निर्णय नहीं दे सकता है। लेकिन दोस्तों, एक प्रश्न जो क्रिएट होता है वो प्रश्न पर थोड़ा देखिए, मजेदार प्रश्न है। और मजेदार प्रश्न इसलिए है क्योंकि इसका मतलब भी मैं आपको समझाऊंगा। कहता है कि भूमंडलीकरण के इस वर्तमान दौर में संविधान के प्रस्तावना में वर्णित संपूर्ण प्रभु संपन्न का आदर्श, देखिए यहाँ पर प्रासंगिक लिखा गया गलती से, आप प्रासंगिक कर लीजिएगा, ठीक है। अप्रासंगिक हो गया है। अप्रासंगिक कहने का मतलब कि लगता नहीं है कि संपूर्ण प्रभु संपन्न मतलब प्रस्तावना में होना चाहिए, क्योंकि वर्तमान समय में तो ऐसे बहुत सारे निर्णय हैं जो हमारे देश के जनता या मतलब हमारे देश की सरकारें नहीं ले पाती हैं। तो मेरे दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए कि जैसे मानवाधिकार को लेकर अगर कोई हो जाए, या विश्व जो होता है, विश्व पर कोई इफेक्ट पड़ रहा है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके देश में वन है ना, जंगल है, तो जंगल को आप काट नहीं सकते हैं क्योंकि उससे पूरा विश्व प्रभावित होगा। तो आपके अगर कृत्यों से पूरे विश्व को इफेक्ट पड़ने वाला है, मतलब पूरे विश्व पर प्रभाव पड़ने वाला है, तो आप वैसे निर्णय तो नहीं ले सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कोई भारत सरकार के कोई भी व्यक्ति कहे कि हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं सबको मार डालो, है ना,
ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सकता है ना। मार डालने की बात नहीं की जा सकती है। क्यों नहीं की जा सकती है दोस्तों? क्योंकि आपको पता है कि हमारे देश में अगर किसी व्यक्ति को मारने का आदेश दिया जाता है तो मानवाधिकार के लिए बिल्कुल बुरा है, और उसके लिए जो विश्व स्तरीय जो समितियां हैं, जो कमेटी हैं, वो उस पर सवाल उठाएंगे और उस पर निर्णय लेने के लिए अधिकार नहीं दे सकते हैं हमारे देश के किसी भी सरकार को। कोई भी देश के सरकार को इस पर आदेश नहीं दिया जा सकता है। या मान लीजिए कि आपके देश में जितने भी जंगल हैं, आप जंगल को कटवाने का निर्णय ले लिए, हमारे देश की सरकार कहती है कि जंगल को काट दो पूरा, तो ये भी निर्णय नहीं लिया जा सकता है। इस पे भी आप नहीं कह सकते हैं कि हमारे संपूर्ण प्रभु संपन्न का क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, हमारी संप्रभुता का उल्लंघन हो रहा है। आप नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते हैं? कि इससे क्योंकि पूरा विश्व प्रभावित होगा ना। आप वन काट दोगे तो पूरा विश्व के जो वातावरण है वहां पे ग्लोबल वार्मिंग जैसी स्थिति बढ़ जाएगी। ऐसे ही बहुत सारा बढ़ गया है ना, बहुत ज्यादा पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है। तो इस आधार पर आप, मेरे कहने का मतलब यही है कि इस भूमंडलीकरण के दौर में जो संपूर्ण प्रभु संपन्न है वो थोड़ा सा आपको दिखेगा कि अप्रासंगिक है, लेकिन आप नहीं कह सकते। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर हम स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं। अब और ये बहुत अच्छी बात है कि हम विश्व स्तरीय जो बातें हैं हम उस पर स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकते। ये सही बात है। हम क्यों ले भाई? विश्व स्तरीय पर अगर लेंगे तो ये तो हमारे मानवाधिकार के लिए, हमारे मानव जाति के लिए खतरा उत्पन्न कर देगा। इसलिए बिल्कुल सही है कि हम विश्व स्तरीय मुद्दों पर हम स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकते हैं, और हम उस पर संपूर्ण प्रभुत्व होना भी नहीं चाहते, है ना। हमें जो मिलना चाहिए संपूर्ण प्रभु संपन्न, वो हमारे आंतरिक और बाह्य मामलों पर मिलना चाहिए, जो आराम से हमें मिलता है, और इससे ज्यादा और क्या चाहिए। तो इस प्रश्न का आप उत्तर लिख लीजिएगा ना बहुत अच्छे तरीके से। आई होप दैट कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। अब आगे आइए दोस्तों। आगे है एक और शब्द जिसका मतलब समझाने वाला हूं, और अगला शब्द है जिसको हम लोग बोलते हैं समाजवाद। देखिए दोस्तों, समाजवाद एक विचारधारा है जिसके अनेक तत्व हैं। ठीक है, पहला तत्व है संपत्ति का समाजीकरण होना, है ना। दूसरा है समानता का आदर्श प्राप्त करवाना, है ना। मजदूर और वंचित वर्गों का कल्याण करना, व्यक्ति की तुलना में समाज को अधिक महत्व देना। बहुत इंपॉर्टेंट ये वाली बात है दोस्तों। अगर आप समाजवाद की बात करते हैं तो ये तो आपने देख लिया कि एक विचारधारा है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि व्यक्ति की तुलना में समाज को अधिक में महत्व देना। यही समाजवाद का मतलब होता है कि समाज के जो निचले तल के जो व्यक्ति हैं उसको क्या करना, ऊपर तक पहुंचाना। यह है क्या, समाजवाद। इसके लिए शोषण को समाप्त करना होगा। जितने भी शोषण होते हैं छोटे जाति के साथ या जो भी छोटे लोगों के साथ, उसे क्या करना है, दूर करना है ना। इसे बोलते हैं समाजवाद। समाजवाद की जो सर्वप्रथम भावना विकसित होती है ना, वो होती है मेरे दोस्तों अक्सर मार्क्सवाद वाले कॉन्सेप्ट से होती है। इसलिए मैं आपको आगे थोड़ा बताने वाला भी हूँ। ये थोड़ा सा आप देखिए, यहाँ पर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि समाजवाद को दो भागों में बांटकर देखा जा सकता है ना। पहला है कि मार्क्सवाद या साम्यवाद, जिसे हम वर्ग संघर्ष, क्रांति और हिंसा के माध्यम से समाजवाद लाने का प्रयास करती है। यानी कि यदि हम हिंसा और संघर्ष करते हैं, है ना, क्रांति करते हैं, और हम क्या करना चाहते हैं, समाजवाद लाना चाहते हैं, तो वो मार्क्सवादी समाजवाद होगा। लेकिन हमारे देश में जो समाजवाद पाया जाता है, देखिए यहाँ पर एक और समाजवाद आपको दिख रहा है, लोकतांत्रिक समाजवाद, जिसे हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, चुनाव, कानून, योजनाबद्ध विकास के माध्यम से समाजवाद लाने का प्रयास करते हैं, उसे लोकतांत्रिक समाजवाद कहते हैं। तो एक समाजवाद होता है मार्क्सवादी समाजवाद, और एक होता है लोकतांत्रिक समाजवाद, जो बिल्कुल शांति और कह सकते हैं कि महात्मा गांधी के जो अहिंसा वाले रास्ते पर चलकर प्राप्त की जा सकती है समाजवाद, वो हो गया दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर आपको आगे दिखेगा, आगे बहुत अच्छे तरीके से मैंने लिख रखा है कि इस प्रकार जो भारतीय समाजवाद का संबंध है वो सरकार की समानतावादी नीतियों से है। इसीलिए भारत को लोकतांत्रिक समाजवाद का आधार माना जाता है। ठीक है, आई होप दैट आप ये बात समझ गए होंगे। यहाँ पर एक प्रश्न है, इस प्रश्न को देखिए। इस प्रश्न का उत्तर भी मैंने लिख दिया है ताकि ये थोड़ा सा समझने वाला था, तो इस प्रश्न को थोड़ा सा आपको दिख रहा है। उत्तर लिखा क्या है, मैंने मतलब स्क्रिप्ट में डाल रखा है कि क्या क्या इसमें लिखा जाना चाहिए ताकि आपको उत्तर प्रभावी हो सके। आपको देखो यहाँ पर अच्छे तरीके से आपको प्रैक्टिस भी हो रहा है आंसर राइटिंग का, बहुत अच्छे तरीके से। आई होप दैट ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको एक बार दो बार देख सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा और आपको अच्छा लगेगा, और आप प्रश्नों को अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर प्रश्न है कि भारत में नई आर्थिक नीति, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं एनईपी यानी कि न्यू इकोनॉमी पॉलिसी जो आई थी, नई आर्थिक नीति प्रस्तावना में वर्णित समाजवाद को समाप्त कर दिया है। देखिए मेरे दोस्तों, ये बोल रहा है, देखिए आपसे सवाल पूछ रहा है कि क्या जो नई आर्थिक नीति आई 1991 में, वो प्रस्तावना में वर्णित समाजवाद को क्या कर दी, समाप्त कर दी। दोस्तों देखिए दोस्तों, ये प्रश्न आपको तभी अब बनेगा जब हम नीचे आपको बताएंगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो आप नीचे थोड़ा सा देखिए। इस प्रश्न को हम बाद में आपको बताएंगे, जबकि इसको सॉल्व आपको करना है, आपको लिखना है। जितने भी मैं प्रश्न दे रहा हूँ ना, वो प्रश्न आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, उसका उत्तर आप लिखकर हमारे टेलीग्राम के जो डिस्कशन ग्रुप है वहां पर आप सेंड कर दीजिएगा। उसका लिंक मैं टेलीग्राम के डिस्कशन ग्रुप का भी दे दूंगा, और इसका
पीडीएफ जो मिलेगा, ये जो क्लास का पीडीएफ मिलेगा, ये क्लास का पीडीएफ का जो लिंक है उसका भी मैं दे दूंगा नीचे लिंक में, मतलब डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आइए हम आते हैं एनईपी यानी कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो आई थी, इकोनॉमिक पॉलिसी यानी कि जो मेरे दोस्तों 1991 में हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों यहां पर समझाने की कोशिश आपको करता हूं, उस समय जो 3 शब्द थे उसे समझाने की कोशिश करते हैं। इसे तो कहते हैं ना, पहला जो शब्द था, थोड़ा सा रुक जाइए, है ना, जो यहाँ पर पहला शब्द आपको दिख रहा है उदारीकरण यानी लाइबरलाइजेशन, और दूसरा है प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण, और तीसरा है ग्लोबलाइजेशन यानी कि भूमंडलीकरण। तो ग्लोबलाइजेशन जो है वो भूमंडलीकरण उसका हिंदी होता है, और यहाँ पर निजीकरण और उदारीकरण आपको देखने को मिल रहा है। ये 3 शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। अब थोड़ा सा यहाँ जानने की कोशिश करते हैं कि ये तीनों शब्द का मतलब क्या हुआ, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखो दोस्तों ये जो तीनों शब्द है ना, वो किस चीज को बढ़ावा देता है, पूंजीवाद को बढ़ावा देता है। और पूंजीवाद कहने का मतलब क्या होता है, समाज की भूमिका कम और किसी व्यक्ति की भूमिका अधिक, है ना। पूंजीवाद का मतलब ही होता है समाज की भूमिका कम और पूंजीपति यानी किसी व्यक्ति की भूमिका क्या कर दी, ज्यादा कर दी गई। वहां निजीकरण को बढ़ावा दिया गया। सरकार के हाथ में कुछ नहीं है, सरकार का किसी भी या बाजार पर नियंत्रण नहीं है ना, पूरा किस पर है, व्यक्ति पर है, और बाजार पर छोड़ दिया गया सारा चीज। तो उसे क्या कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में भी आप इस चीज को पढ़ेंगे, और इकोनॉमी और पॉलिटी में भी आपको यहाँ पर पढ़ने को मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, एक एक शब्द थोड़ा सा देखिए अच्छे तरीके से, तब आप चीजों को थोड़ा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा है, थोड़ा सा मैं पढ़ के आपको बताता हूँ, और फिर से प्रश्नों का उत्तर आप देखिएगा कैसे आपको लिखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिख रहा है कि नई आर्थिक नीति भारत में पूंजीवाद निजी संपत्ति को बढ़ावा दिया है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, नई आर्थिक नीति तो निजीकरण को बढ़ावा दिया है, क्योंकि इसका उद्देश्य है निजीकरण, उदारीकरण और भूमंडलीकरण को लागू करना, जिसके द्वारा आरोप लगा है कि भारत में पूंजीवाद मजबूत हो रहा है और समाजवाद कमजोर हो रहा है। लेकिन यह मत सही नहीं है। देखिए दोस्तों क्यों सही नहीं है, आइए देखते हैं। भारतीय समाजवाद पाश्चात्य समाजवाद यानी कि जो पश्चिमी समाजवाद है उसको बोलते हैं पाश्चात्य समाजवाद। यहाँ पर थोड़ा सा पाश्चात्य थोड़ा सा गलत लिखा है, यहाँ पे पाश्चात्य भी वो लिखाता है, दोनों शब्द लिखाता है। तो पाश्चात्य समाजवाद से अलग है। भारतीय समाजवादी के केंद्र में संपत्ति का समाजीकरण या निजीकरण का मुद्दा नहीं है, बल्कि भारतीय समाजवाद के केंद्र में समानता, शोषण, भिन्नता तथा मजदूरों की वंचित वर्गों के कल्याण की बात की जाती है। बिल्कुल यहाँ पर सही बात लिखा है। हम आपको भारतीय जो समाजवाद है वो पाश्चात्य समाजवाद से अलग है ना। हम सोच रहे हैं कि पूंजीवाद आ गया तो हमारे समाजवाद कमजोर हो गए। नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि भारत का समाजवाद अलग है। भारत का समाजवाद जो केंद्रित है वो समानता पर केंद्रित है, शोषण पर केंद्रित है, भिन्नता पर केंद्रित है ना, मजदूरों के वंचित वर्गों के कल्याण पर केंद्रित है। जबकि पाश्चात्य समाजवाद में ऐसा नहीं होता है। पाश्चात्य समाजवाद में अलग कॉन्सेप्ट होता है। वहां पर कॉन्सेप्ट ही होता है कि आर्थिक मामलों में जो लोग नीचे हैं उसको ऊपर लेके जाना। लेकिन हमारे देश में आर्थिक मामलों पर ऊपर नीचे की बात नहीं है। यहाँ पर समानता का अधिकार, शोषण का अधिकार, भिन्नता का अधिकार, है ना, मजदूर और वंचित वर्गों का कल्याण। इसलिए जब हम अनुच्छेद 14 बताएंगे तो वहां पर आपको बताएंगे कि हमारे देश में जो समानता का जो अधिकार है वो किस चीज पर है, समान जनों के साथ समान और असमान जनों के साथ असमान व्यवहार करना, है ना, वो हमारे देश में समानता का मतलब होता है। और वहां पर जो बनता है मंडल आयोग जो बताता है कि हमारे देश में किसी व्यक्ति को आरक्षण किस आधार पर दिया जाना चाहिए, तो उसमें बताया गया कि आरक्षण दिया जाना चाहिए जाति के आधार पर, क्योंकि हमारे देश में जो भेदभाव होता है वो जाति के आधार पर होता है, ना कि इकोनॉमिकल बेस के आधार पर होता है। यानी कि आर्थिक मामलों में भेदभाव नहीं होता है हमारे देश में। अगर एक निम्न जात का व्यक्ति आईएएस ऑफिसर भी बन जाता है तो उसके साथ भी भेदभाव समाज में होता रहेगा, इस आधार पर कि वो निम्न जात का व्यक्ति है या निम्न जाति का व्यक्ति है, निम्न धर्म का व्यक्ति है, उसके साथ भेदभाव होता रहेगा। तो हमारे देश में जो आरक्षण मिलता है अधिकतर, अब तो आ गया ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकल वीकर सेक्टर, लेकिन स्टार्टिंग में मंडल आयोग ने एक निर्देश दिया था और उसे सुप्रीम कोर्ट ने भी माना था कि नहीं भैया, हमारे देश में जो आरक्षण मिलना चाहिए वो जाति के आधार पर मिलना चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारे देश में जो समाजवाद का मतलब है वो अलग है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं क्या, देखिए आगे मैंने लिखा है आपके लिए, और ये डीसी नकारा केस में भी स्वीकार किया गया था दोस्तों। यही डीसी नकारा केस में भी बात बोली गई थी, है ना। अब थोड़ा सा यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर अतः नई आर्थिक नीति से भारत में पूंजीवाद मजबूत हुआ है, लेकिन समाजवाद समाप्त नहीं हुआ है। आज भी भारत में समाज सरकार जो है वो समावेशी विकास की नीति को मानती है तथा वंचित वर्गों के पक्ष में अनेक योजनाएं चलाई जाती है ना। तो आपको ये भी देखने को मिल गई। चलिए दोस्तों अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और अगला हमारा जो शब्द है वो है पंथ निरपेक्ष। तो चलिए पंथ निरपेक्ष के बारे में समझते हैं। दोस्तों पंथ निरपेक्ष के बारे में एक्चुअली क्या होता है वो थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं। बहुत सारे लोग इसके बारे में बहुत गलत गलत अवधारणाएं रखते हैं, और आपको बता दें पंथ निरपेक्ष जो शब्द है वो भारतीय संविधान के जो है 42वें संविधान संशोधन से, है ना,
42वें संविधान संशोधन में इस शब्द को जोड़ा गया था। और भी 42वें संविधान संशोधन में जुड़े थे, समाजवादी भी जुड़े थे, है ना, और भी बहुत सारे शब्द जुड़े थे। तो उसके बारे में आगे चलकर हम बहुत डिटेल से चर्चा करेंगे। अभी मैं आपको बता दूं कि पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य एक ऐसे देश से है जहां राज्य का कोई राजकीय धर्म ना हो, है ना, कोई भी राजकीय धर्म नहीं। अनुच्छेद 25 और 26, 27, 28 पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से वहां डिटेल से आपको पढ़ने को मिलेगा। राज्य अपने नागरिकों के बीच धर्म का आधार भेदभाव ना करे, है ना, किसी भी धर्म के आधार पर भेदभाव ना करे। यही तो राज्य की एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट कार्य होती है ना। आगे सभी धर्म के अनुयायियों यानी कि फॉलोवर्स को कुछ सामान्य रूप से धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान हो, है ना, अनुयायियों को भी सभी को अपना स्वतंत्र रूप से उसको धर्म को मानने की भी स्वतंत्रता हमारे देश में मौजूद है। यही हमारे देश की खासियत है। बहुत सारे लोग पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष के बीच का अंतर नहीं समझते हैं। थोड़ा सा मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको बता दूं कि धर्म निरपेक्ष इसलिए शब्द हटाया गया मतलब कि प्रस्तावना से, क्योंकि धर्म निरपेक्ष कहने का मतलब होता है, धर्म का मतलब होता है कर्तव्य, है ना, कर्तव्य। जैसे कि आप महाभारत सुनते होंगे कि महाभारत को बोला जाता है धर्म का युद्ध, है ना, तो धर्म का युद्ध कहने का मतलब कि वहां पर कर्तव्य की युद्ध थी। अर्जुन का कर्तव्य था कि वो कौरवों को क्या करे, पराजित करे, और पांडव क्या हो, जीत जाए, है ना, क्योंकि कौरव क्या कर रहे थे, उनके साथ अत्याचार कर रहे थे, उन लोग अन्याय कर रहे थे, तो अन्याय करने वालों को समाप्त तो करना ही पड़ेगा। तो एक अर्जुन का जो कर्तव्य था वो कर्तव्य की युद्ध वो लड़ रहा था, है ना। चाहते कृष्ण भगवान, सॉरी हम तो अब महाभारत को ज्यादा स्वीकार नहीं करते, लेकिन जो भी है महाभारत में जो बातें लिखी गई हैं उस बातों को बहुत अच्छे से हम फॉलो करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी गई हैं। अब आजकल जो हिंदू है वो अच्छे से नहीं उसे पढ़ते हैं, अच्छे से नहीं पढ़ते, इसलिए उनको नहीं समझ में अच्छे तरीके से आता, वो गलत गलत लोग इस पर अवधारणाएं लिख देते हैं। लेकिन बहुत अच्छा है, गीता को आप ऐसे ही नहीं खारिज कर सकते हैं, गीता में बहुत अच्छी अच्छी बात लिखी गई है। तो कर्तव्यों के निर्वहन की बात लिखी गई है गीता में, और इसीलिए गीता अर्थात जो कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, जो अपने वचन से बोला, वही क्या है, गीता है। और उसमें बहुत अच्छे तरीके से बोला गया है कि महाभारत एक कर्तव्य युद्ध था, यानी कि कर्तव्य कहने का मतलब कर्तव्य के लिए लड़ा गया था। अब दोस्तों अगर हम धर्म निरपेक्ष कह रहे हैं तो यानी कि कर्तव्यों से निरपेक्ष होने के लिए कह रहे हैं, है ना, क्योंकि धर्म का मतलब बड़े स्तर पर क्या हो रहा है, कर्तव्य। तो क्या हम अपने मतलब कर्तव्य से निरपेक्ष होने की बात हो रही है यहाँ पे? नहीं दोस्तों, इसीलिए उस शब्द को हटाकर यहाँ पर क्या डाला गया, पंथ। और पंथ का मतलब यहाँ पर अब हम कह सकते हैं क्या, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी आप यहाँ पे जो मानते हो आप किसी पंथ को, तो पंथ का मतलब होता है, धर्म का मतलब तो अलग चीज होता है ना, और धर्म का मतलब नहीं समझने की वजह से समस्याएं होती हैं। चलिए दोस्तों अब चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये हमने बता दिया आपको कि पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष के बीच में क्या डिफरेंस है ना। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आगे आपको हम बताएंगे गणराज्य शब्द का मतलब, ये भी आपको प्रस्तावना में दिखा था। और गणराज्य का मतलब देखिए सिंपली यहाँ पर क्या है कि गणराज्य से तात्पर्य एक ऐसे देश से है जहां राज्य का प्रमुख वंशानुगत या मनोनीत न होकर जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता हो, है ना। यहाँ पर कोई भी वंशानुगत नहीं चलेगा शासन में, है ना, एकदम बिल्कुल सरकार चाहे प्रत्यक्ष रूप से चुने चाहे अप्रत्यक्ष रूप से चुने, उसे ही हम क्या कहते हैं, रिपब्लिक कहते हैं, यानी कि गणराज्य कहते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा दोस्तों, आपको जो उदाहरण के रूप में हम समझाएं तो अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर अच्छे तरीके से आपको समझाते हैं। यहाँ पर आपको दो देश का एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। एक आपको भारत का एग्जाम्पल दे रहे हैं, अर्थात जिसको हम लोग इंडिया बोलते हैं, भारत का एग्जाम्पल दे रहे हैं और ब्रिटेन का एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो भारत में लोकतंत्र प्लस गणराज है ना, लोकतंत्र भी है, जनता का शासन है, अप्रत्यक्ष रूप का शासन है, और यहाँ पर गणराज भी है, यानी कि कोई भी वंशानुगत यहाँ पर शासन नहीं चल सकता है, बिल्कुल जनता ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनती है। और ब्रिटेन में देखिए लोकतंत्र तो है, जनता तो चुनती है अपने प्रतिनिधियों का, लेकिन एक जो राष्ट्रपति का पद है ना, वो संवैधानिक राजतंत्र का पद है, जहां सम्राट क्या होता है, वंशानुगत वहां पर शासन कर रहा है। लेकिन मेरे दोस्तों उसकी शक्तियां बहुत कम है। आप जब ब्रिटेन के थोड़े से संविधान का अध्ययन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता लगेगा, लेकिन फिर भी ब्रिटेन में गणराज तो नहीं है, क्योंकि वहां पर अभी भी वंशानुगत सरकारें चलती हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ लिख रखा है कि एक्चुअली जो यहाँ पर शासन शक्ति का जो उद्देश्य है वो क्या है। ये थोड़ा सा नोट्स का मैंने पिक खींचा था और उसको अच्छे तरीके से यहाँ पर लेके आ गया, क्योंकि ये बहुत अच्छे से लिखा हुआ था ना, तो यहाँ पे थोड़ा मैं लेके आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझाने की कोशिश आपको करता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा है कि शासन शक्ति का स्रोत क्या है, नहीं भी दिख रहा तो कोई बात नहीं, आप हमारी बातों को बस सुनते चलिए ना। शासन शक्ति का जो उद्देश्य है वो न्याय है दोस्तों, है ना। क्या उद्देश्य है, न्याय है। अब न्याय किस किस चीज का प्राप्त करना है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय जो कह सकते हैं, राजनीतिक न्याय भी, आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय, ये तीनों न्याय जो है वो प्राप्त करना हमारे देश के शासन शक्ति का क्या है, उद्देश्य है। यही हम जब पढ़ेंगे ना प्रियम कोच का क्या कहते हैं, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य का नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे, तो वहां पर ये
ये सब न्याय के बारे में बहुत अच्छे से चर्चा होगी कि सरकार इस न्याय को प्राप्त करना चाहती है ना। खास करके हम अनुच्छेद जब 38 के बारे में पढ़ेंगे, है ना, 38 के बारे में पढ़ेंगे। अब दूसरा जो शासन शक्ति का जो उद्देश्य है वो स्वतंत्रता को प्राप्त करना है। स्वतंत्रता यानी विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, जो आपको मौलिक अधिकार में मिलेगा, खास करके अनुच्छेद 19 में आपको देखने को मिलेगा। फिर है दोस्तों धर्म को, एक रिलीजन को क्या करना, निरपेक्ष करके मानना, है ना। किसी भी रिलीजन को स्वीकार करने की स्वतंत्रता या इसका स्वरूप सैद्धांतिक होना चाहिए, है ना। तो ये धर्म वाली जो कॉन्सेप्ट है आपको मौलिक अधिकार में ही देखने को मिलेगी बहुत अच्छे तरीके से, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक, है ना। उसके बाद दोस्तों आपको मैं आगे बताऊं कि उपासना को प्राप्त करना, वर्शिप, है ना, अपने धर्म यानी उपासना, वर्शिप करने का मतलब पूजा पाठ, है ना। तो अपने धर्म यानी रिलीजन के अनुसार वो आचरण करने और स्वतंत्रता प्राप्त करने, ये वही वाली बात हुई, धार्मिक स्वतंत्रता वाली बात हो गई, है ना। और समानता को प्राप्त करना, ये सब क्या है, ये शासन शक्ति के उद्देश्य आपको यहाँ पर देखने को मिल गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़े, और प्रस्तावना का महत्व क्या है ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था। के मुंशी जो हैं उन्होंने कहा था, के मुंशी भी संविधान सभा के सदस्य रह चुके हैं, उन्होंने कहा था कि प्रस्तावना भारत की राजनीतिक जन्मपत्री है। जिस प्रकार जन्मपत्री किसी व्यक्ति के भावी जीवन के बारे में बताती है, इसी प्रकार प्रस्तावना भविष्य में के भारत की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। सोच लीजिए प्रस्तावना का क्या महत्व है, भविष्य की रूपरेखा तैयार करती है, भविष्य की भारत की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात हुई प्रस्तावना को लेकर, है ना। अब दोस्तों प्रस्तावना से संबंधित कुछ मुद्दे हैं, ये थोड़ा समझ लिया जाए। देखिए दोस्तों प्रस्तावना को लेकर बहुत सारे लोग गलत गलत अवधारणाएं रखते हैं, उसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। देखिए पहला सवाल क्रिएट होता है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं, ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं है, बहुत सारे लोग कहते हैं है ना। दूसरा सवाल है कि प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है कि नहीं, है ना। ये दोनों प्रश्न का उत्तर आज आपको हम देने वाले हैं, ठीक है। ये दोनों याद रखिएगा। देखिए दोस्तों पहला मैं आपको बता दूं कि बेरुवाड़ी विवाद 1960 में हुआ था। अब क्या है बेरुवाड़ी विवाद, वो मैं आपको समझाता हूं। वो सीमा बंटवारे को लेकर बेरुवाड़ी विवाद हो गया था, बांग्लादेश के साथ हुआ था कि बांग्लादेश में कुछ गलियारे थे ना, क्योंकि ऐसे भी आप मानते होंगे कि बहुत ज्यादा सीमा लगती है, जो लंबी सीमा है, जो स्थल सीमा, वो बांग्लादेश के साथ भारत की लगती है। और उसमें ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां पर जो सीमा है ना वो गलियारा के रूप में है। गलियारा का रूप में कहने का मतलब, मान लीजिए ये मेरा भारत है, तो भारत ऐसे ऐसे सीमा बनी हुई है, देखिए ऐसे ऐसे सीमा बनी हुई है। अब बताइए ऐसा ऐसा सीमा बना हुआ है तो लंबा नहीं होगा क्या। इधर मान लीजिए भारत है, इधर भारत है और इधर बांग्लादेश है, ठीक है। इधर बांग्लादेश है, इधर बांग्लादेश है। अब ऐसी सीमा बना हुआ है, तो यहाँ पर जो अवैध घुसपैठ है वो भी होते रहता है ना। अवैध प्रवासी हैं वो भी आते रहते हैं। तो इस आधार पर बहुत ज्यादा यहाँ पर विवाद उत्पन्न हो गया था। तो बेरुवाड़ी का विवाद इसी को लेकर था कि प्रस्तावना में संशोधन करने की बात आ गई थी कि क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है ना। तो वहां पे कहा गया था कि ऐसा कहा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कि प्रस्तावना में संशोधन का अंग नहीं है, ऐसा कहा गया था। कब, बेरुवाड़ी विवाद 1960 में। लेकिन दोस्तों वहीं केशवानंद भारती केस 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसमें संशोधन होगा लेकिन संविधान के मूल ढांचे में नहीं होगा। मूल ढांचा, और मूल ढांचा कहने का मतलब जो सर्वोच्च न्यायालय है वो समय समय पर निर्धारित करेगी कि मूल ढांचा क्या है ना। ये केशवानंद भारती के हम आगे भी बताएंगे आपको जब मौलिक अधिकार बताएंगे, ठीक है। यदि हम वर्तमान स्थिति की बात करें तो प्रस्तावना संविधान का अंग है और प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। अभी तक प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है। यह संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 का था, जिसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए थे, ठीक है दोस्तों। आई होप दैट कि ये चीजें आपको पता चल गई होंगी और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आज का हमारा ये क्लास यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए मेरे दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। और मैं आपको बता दूं कि अगला जो हमारा क्लास चलने वाला है वो दोस्तों संविधान में एंट्री करने वाले हैं हम लोग। संविधान में एंट्री करने का मतलब हम लोग भारतीय संविधान का भाग 1 पढ़ने वाले हैं, है ना। और फिर हम लोग आगे फिर भाग 2, भाग 3 करके आगे फिर सारे हम भाग को पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप दैट आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएगा, जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, हाँ। अब इस तरीके से आज हमने आपको प्रस्तावना बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया। कोई दिक्कत हुआ है तो कमेंट में लिखिए। बाकी अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।